Assalamu alaikum class. Third semester zoology. Welcome back to class. वालेकुम सलाम सर। तो गर्ल्स हम थर्ड सेमेस्टर zoology डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन वर्टिब्रेट्स में हैं। यस कल सर। हमने पढ़ा था पेज 74 और हमने क्लासिफिकेशन मुकम्मल कर दी थी ऑलमोस्ट। और जो हमारे पास फोर्थ क्लास है, क्लास एंथोजोआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन उसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं आज हमने वो देखने हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है सी एनिमल, तो जो क्लास एंथोजोआ है हमारे पास फाइलम नाइडेरिया सिलेंट्रेटा की, उसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हम देखने जा रहे हैं। और उनका इंटरनल एनाटॉमी भी, जो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस और उनके डिफरेंट पार्ट्स। तो आप लोगों की बुक में पेज 75 पर टॉप पे लिखा हुआ है सी एनिमोन। तो सब स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि सी एनिमोन, इसका हैबिटेट क्या है। तो तमाम स्टूडेंट्स को मिल गया पेज जहां पर हम पढ़ रहे हैं। यस सर। अब इसके हैबिटेट में मेंशन किया गया है सॉलिटरी, सोलिटरी, इट मींस इंडिविजुअल। यानी हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म या तो सेपरेट अकेला खुद रह रहा होगा या फिर वो कॉलोनी बनाकर रह रहा होगा। तो बहुत से एनिमल्स का ये फीचर है कि वो अकेले भी रह लेते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रह लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो हमारे पास सॉलिटरी टर्म यूज किया है वो इंडिविजुअल, अकेला रहने के लिए यूज किया है। लेकिन सम टाइम ये फ्रीली मूवेबल भी हैं और सबस्ट्रेट के साथ अटैच भी हो जाते हैं। लार्ज होते हैं और कुछ एनिमल्स कलरफुल भी होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर भी रह सकते हैं। और इवन के ये सॉफ्ट सबस्ट्रेट के अंदर होकर उसके नीचे छुप भी सकते हैं। जो टर्म इस्तेमाल किया गया बरो, हम जो है ना वो एडवांस्ड एनिमल्स में जो वर्टिब्रेट्स हैं या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो बिल खोद कर उसके अंदर रहते हैं, उसके लिए उसका फीचर होता है बरो, बिल में रहने वाले एनिमल्स। तो क्योंकि ये समंदर में रहते हैं तो समंदर की तह में जो सॉफ्ट मड होता है ये उसमें भी रह सकते हैं। कुछ क्या करते हैं, जिस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी कायम कर लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एनिमल्स का फीचर होता है। हालांकि ये एडवांस एनिमल्स का और कुछ इवन के फंजाई एल्गी का, और ये कंप्लीट एसोसिएशंस होती हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस करते हैं एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए। तो ये भी क्या करते हैं, जिस सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं। और इनका जो पॉलिप होता है, और क्योंकि हमें पता है कि सिलेंट्रेटा नाइडेरिया में जो पॉलिप स्टेज होती है वो अटैच हो सकती है, जबकि मेडुसा जो है वो फ्री मूविंग स्टेज होती है। तो इन्होंने टर्म यूज किया है जी पैडल डेज। और ये हैबिटेट में वाहिद टर्म है जो इन्होंने यूज की है बोल्ड में। तो डायग्राम जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, सब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें। इसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर लिखा हुआ है पैडल डेज। दरअसल ये स्पेसिफिक, ये लो डिस्क नहीं है, और ना ही जिस रीजन को यहाँ पर लेबल किया गया है सिर्फ यही रीजन है। अब गौर से देखें, जो मेरे हमारे पास माउस का जो हैंड आपको शो हो रहा है एरो, इसमें ये जो कर्व बना हुआ है वैसे तो इसे कट किया गया है, लेकिन अगर हम पूरा होल सी एनीमून देखें यहाँ पर एक और डायग्राम में, एक हल्का सा कर्व बना हुआ है बिल्कुल उस तरह जैसा हमारी थोरेसिक रीजन में हमारा डायाफ्राम होता है। और जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ये लेस डोम हो जाता है, और जब ये रिलैक्स होता है तो ये मोर डोम हो जाता है। तो बिल्कुल पूरा का पूरा ये जो इसका बेस है ये इसका कहलाता है पैडल डिस्क। तो ये पैडल डिस्क की हेल्प से अटैच होता है अपने सबस्ट्रेट से। सेकेंड है जी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोगों की बुक में पेज नंबर 76 पर जो डायग्राम सी एनीमून की दी हुई है वो भी बहुत अच्छी है। उसमें भी तकरीबन कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम जो है हमारी स्क्रीन पर जो डायग्राम है इससे भी हेल्प लेंगे, और साथ में हमारी बुक में जो डाटा है उससे भी हम हेल्प लेंगे। तो आते हैं जी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ओरल डेज।
अब हमारी डायग्राम में, यहाँ हमारी डायग्राम में जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, राइट टॉप कॉर्नर पर ओरल डिस्क मेंशन किया गया। ये ओरल डिस्क दरअसल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्जिन ऑफ द माउथ को, मार्जिन ऑफ द माउथ को। और साथ में गौर से जरा देखें तो ये माउथ भी मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ ये डिस्क हमें पूरी की पूरी गोल इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि इसका आधा हिस्सा हमने ऑलरेडी कट कर रखा है। दैट्स वाई इसका 180 के एंगल का पूरा डिस्क नजर आ रहा है, लेकिन हाफ डिस्क गैप है क्योंकि हम इसका इंटरनल एनाटॉमी में हमने इसका आधा हिस्सा ऑलरेडी काट रखा है। तो इस वजह से ये डिस्क कंप्लीट नजर नहीं आ रही। इनमें जो है वो हॉलो ओरल टेंटिकल्स होते हैं, और साथ में इनमें होता है सिफोनोग्लिफ। सिफोनोग्लिफ क्या है? सेकंड लाइन के एंड पे लिखा हुआ है कि सिफोनोग्लिफ इज अ सिलिएटेड ट्रैक। सिलिएटेड ट्रैक। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो नेजल ओपनिंग है और हमारी माउथ की ओपनिंग है, माउथ वाली तो सिंपल टेस्ट बड आते हैं उसके रास्ते में, कोई जो है वो सीलिया या हेयर्स नहीं आते, लेकिन जो हमारी नेजल कैविटी है उसमें हेयर्स होते हैं जो डस्ट को ट्रैप करके हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इनकी जो माउथ के अंदर ओपनिंग के बाद जो इनका पूरी कैविटी है वो सिलिएटेड होती है, और उनकी सिलिएटेड ट्रैक को हम कहते हैं स्फोनोग्लिफ। तो हमारी जो डायग्राम आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है उसमें स्फोनोग्लिफ ग्लिफ जो है मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम देखते हैं हमारी बुक में जो 76 पेज पर है उसमें उन्होंने स्फोनोग्लिफ मेंशन किया या नहीं किया। लेकिन उन्होंने यहाँ भी मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको समझ आ गई कि जो इसके माउथ के अंदर कैविटी का सिलिएटेड ट्रैक है, एंट्री है, वहां सीलिया मौजूद है। दैट्स वाई इसे स्फोनोग्लिफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और प्रेजेंट एट वन आर बोथ एंड्स ऑफ द स्लिट लाइक माउथ। तो हमारे पास इसकी हाफ साइड या फिर बोथ साइड्स पर ये स्लिट्स होते हैं। तो जहां पर हमें पता है कि इनका माउथ सिंगल ओपनिंग है, तो ये जो सेकंड स्लिट की बात कर रहे हैं, स्लिट दरअसल एक पोर को कहते हैं। और हम ये पोर देखते हैं डायग्राम में जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। एक पोर तो माउथ का है, लेकिन और पोर इसकी बॉडी के अंदर है। ये जो पोर जहां पर मैं मेरा माउस का एरो घूम रहा है, इन पोर्स को परफोरेशन, पोर इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो इनकी बात भी वो कर रहे हैं। तो सिलिएटेड ट्रैक जहां भी होगा वो स्फेनोक्लिफ है। ये क्या करता है जी? वाटर को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ले जाता है और इवन के हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को भी मेंटेन करने में डाइजेस्टिव सिस्टम अहम रोल प्ले करता है। अब आ जाते हैं जी हम मेसेंट्रीज की तरफ। अब हमारे बुक वाले ने सिर्फ इतना मेंशन कर दिया कि मेसेंट्रीज कहाँ कहाँ होती हैं। उसे मेंशन करना चाहिए था कि दरअसल हमने जो मेसेंट्रीज पढ़ी थी, हमने मेसेंट्रीज कहा था कि ये वो फैट स्ट्रक्चर्स हैं जो हायर एनिमल्स में ऑर्गन्स को जो है वो बॉडी सरफेस के साथ या बॉडी वॉल के साथ अटैच करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। हमारी नजर में तो मेसेंट्रीज वो हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन आप अपनी बुक पर लिख लेंगे, मैं इसे एक बार मेंशन कर रहा हूँ। शीट लाइक पार्टीशंस एक्सटेंडिंग इनवर्ड फ्रॉम द बॉडी वॉल इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये हमारे पास सी एनिमोन में, सी एनिमोन में शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। In sea anemone, mesenteries are internal structure that radiate inward from the body wall into the gastrovascular cavity. For example, हम imagine कर लें कि ये internal wall of the gastrovascular cavity है। इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से स्ट्रक्चर एक्सटेंड होकर इनसाइड ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आगे चल के मूव कर जाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन, और यहां भी नजर आ रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे कभी आपने अपने फ्रिज के पीछे लोहे की बनी हुई जाली देखी हो, जो कूलिंग इफेक्ट के लिए बड़ी जरूरी होती है। तो ये भी, ये जो लाइनें लोहे की आगे की तरफ मूव कर रही हैं, फिर ये नीचे की तरफ बेंड होकर एंड तक जाती हैं, इसलिए इन्हें हम शीट्स कहते हैं। इसको हम मजीद फर्दर जो है ना आपकी हेल्प के लिए एवेलुएट करते हैं, 3 डायमेंशनल देखते हैं, ताकि हमें ये शीट क्लियरली नजर आए कि ये शीट अंदर की तरफ कैसी है।
तो ये बिल्कुल जो है ना ट्यूब्स की तरह अंदर की तरफ होती हैं, जैसे इस डायग्राम में भी थोड़ा सा जो है नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें गर्ल्स, हमारे पास इन्होंने यहाँ फोनोग्लिफ मेंशन किया है, और साथ में इन्होंने ये बुलेट्स, और उसके साथ इन्होंने प्राइमरी मेसेंट्री मेंशन की है। लेकिन इन्होंने प्लेट्स मेंशन नहीं की, जैसे सिंपल प्लेट्स होती हैं। हम प्लेट स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। अब आप ऐसा करें, आप लोगों की जो बुक में पेज 76 है, उसमें ये स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें जहां इन्होंने मेसेंट्रीज मेंशन किया है। ये मेसेंट्रीज बॉडी की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो लेयर है उससे एक्सटेंड होकर अंदर की तरफ कैविटी की तरफ जाती हैं, और ये बिल्कुल प्लेट्स की तरह पूरे एज बना रही हैं और पूरा एक सरफेस एरिया बना रही हैं। तो उन्होंने इसकी इसकी बेंडिंग भी दिखाई है, और इसकी नीचे की तरफ फर्दर प्रोपेंडिंग प्रमोशन, फर्दर इनका प्रोग्रेस भी दिखाया कि वो आगे की तरफ कैसे मौजूद है। तो ये है मेसेंट्री स्ट्रक्चर्स। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। उन्होंने ए और बी मेंशन किया है। तो गर्ल्स, उन्होंने ए और बी जो मेंशन किया है, दरअसल इसको हम थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब जो ए है उसके शुरू में लिख लें अपर्स, और बी के शुरू में लिख लें आप लोअर्स। अब अपर और लोअर को हम कैसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, हमारे पास इस डायग्राम में आपको ये जो रीजन नजर आ रही है, यानी इस सी एनिमोन का जो अपर रीजन है, इस अपर रीजन में ये जो हिस्सा है इसे हम कह रहे हैं फेरेंक्स, और जो ये जो लोअर रीजन है इसे हम इसका लोअर रीजन कह रहे हैं। तो हमारे पास जो थ्योरी, जो बुक में हम मेसेंट्रीज का टॉपिक देख रहे हैं, इन मेसेंट्रीज में अपर मार्जिन फर्स्ट वर्ड्स हैं ए के, अल्फा के, और बीटा में लिखा हुआ है जो है हमारे पास इसमें उन्होंने इनर मार्जिन वर्ड यूज किया, इनर मार्जिन एंड पल्स, इनर मार्जिन। और वो इनर मार्जिन क्या है, इसकी लोअर बॉडी साइड है। ये लोअर बॉडी साइड जो डायग्राम में आपको नजर आ रही है। तो इसको अब हम evaluate करते हैं। The outer margins of the some mesenteries attached to the body wall, their inner margin is attached to the pharynx. क्या होता है अपर रीजन में, जो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास मेसेंट्रीज, वो यहाँ वॉल के साथ अटैच होती हैं एक साइड पर, और दूसरी साइड पर ये फेरेंक्स के साथ अटैच होती हैं। और फेरेंक्स के अंदर ये जो प्लेस है जिसमें सीलिया मौजूद हैं, इन्हें हम कहते हैं, अभी हमने सिफोनो ग्लिफ जो वर्ड यूज किया था वो यहाँ होता है। अब सेकंड मेसेंट्रीज जो लोअर साइड पर यहाँ अटैच होती हैं, एक साइड से ये वॉल से अटैच होती है और दूसरी साइड पर इसमें फ्री होती है, अटैच नहीं होती। यहाँ फेरेक्स के साथ अटैच होती हैं, लेकिन यहाँ दूसरी साइड पर फ्री होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं इनर सेकंड बीटा के अंदर, mesenteries attached to the body wall but they are free along the entire inner margin। यहाँ एक साइड से ये बॉडी वॉल के साथ अटैच होती हैं, जबकि दूसरी साइड से फ्रीली मूव कर रही होती हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के इस रीजन में, जो कि इसका लोअर या इनर मार्जिन है। और ये जो मेसेंट्रीज हैं, इनकी बेस पर इसके ये लोब्स बने हुए हैं। इन लोब स्ट्रक्चर से फर्दर और स्ट्रक्चर भी एक्सटेंड होते हैं, जो हम इसके फर्दर स्ट्रक्चर में चल के देखेंगे। यहाँ जो हमें नजर आ रही है अकॉन्शिया, एकॉन्शिया, और जो हमें लोब नजर आ रहे थे, यहाँ पर ये जो लोब नजर आ रहे हैं इसमें भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। वो हम इसके फंक्शन ऑफ मेसेंट्रीज में चलते हैं जी। ओरल डिस्क के करीब मेसेंट्रीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, वाटर इनके अंदर सर्कुलेट करता है और अंदर की तरफ चला जाता है। इसके लोअर एजेस पर मेसेंट्रीज फ्री होती हैं, और उनके ट्राई लोब्ड मेसेंट्रियल फिलामेंट होते हैं। गर्ल्स, ये आपको लोब्स नजर आ रहे हैं, लोब्स बिल्कुल बनाना टाइप स्ट्रक्चर्स। दरअसल वो कह रहे हैं कि हर मेसेंट्री के एंड पर ट्राइलोब फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम ट्राइलोब मेसेंट्रियल फिलामेंट्स कहते हैं। अब इनमें इनके क्या फीचर हैं, ये कौन सी जगह बनाते हैं, या फिर ऐसा कौन सा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्पेसिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम देखने जा रहे हैं। इनमें होते हैं नाइडोसाइट्स, इनमें होते हैं सीलिया, ग्लैंड्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन सेल्स होते हैं। सीलिया जब वाटर सर्कुलेट करके इनकी तरफ भेजता है, तो ये क्या करते हैं, ग्लैंड सेल्स सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, और जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन सेल फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
और फिर ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, एटीपी बनाते हैं और लाइफ गुजारते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। अब वो कहते हैं कि इन लोब्स के बाद भी फर्दर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो डायग्राम में आप देखें, ये एंड पर पेडल डिस्क के पास फर्दर फिलामेंट्स जो है बाहर की तरफ एक्सट्रूडेड है। इन्हें अकॉन्शिया कहते हैं। अब इनका वर्क भी हम देखेंगे क्या होता है। वो कहते हैं इनके अंदर जो है ना थ्रेड लाइक अकॉन्शिया प्रेजेंट होते हैं एंड ऑफ द मेसेंट्रियल फिलामेंट्स, फिलामेंट की बेस पर। और हमने अभी देखा कि ये फिलामेंट के लोब्स हैं, ये 3 लोब हैं, 1, 2 और 3। और इन लोब्स के एंड पर अकॉन्शिया हैं। अकॉन्शिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें नाइडोसाइट वो सेल हैं जिसमें निमेटोसिस्ट होता है और ये स्टिंगिंग एबिलिटी करता है। अगर कोई फूड जो कि लिविंग स्मॉल एनिमल है वो इनके अंदर आ गया तो इसको स्टिंग करके मार के अपनी फूड बना देते हैं। और इवन कि अगर ये पूरे एनिमल को खतरा हो तो ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड भी हो जाते हैं और स्टिंगिंग एबिलिटी से अपने पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट भी करते हैं बाहर जाके, आउट ऑफ द लिमिट्स, बियॉन्ड द लिमिट्स। अब देखते हैं जब इनकी लोकोमोशन। आपको याद होगा जब हमने सिलेंट्रेटा की जनरल लोकोमोशन पढ़ी थी तो हमने उसमें तज़किरा किया था कि इनके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी बोथ साइड, क्योंकि ये वर्टिकल एनिमल है, ये वर्टिकल एनिमल है, इसकी जो लेफ्ट साइड है इसके जो सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स हैं लोकोमोशन के लिए, वो खुद को कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये खुद को कंट्रैक्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की हेल्प से तो ये एनिमल जो सीधा खड़ा है ये लेफ्ट की तरफ गिर जाता है। जब ये गिर जाता है तो ये वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाता है। और जब ये हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाता है और इसके सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होता है जी, एनिमल एक्सटेंड होकर लार्ज हो जाता है, स्लिम भी हो जाता है, लार्ज भी हो जाता है। जब ये स्लिम और लार्ज होता है तो इसकी हेल्प से ये थोड़ा सा लोकोमोशन करता है, लेकिन आगे चल के वो ये भी बताता है कि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, फ्लॉट करते हैं, लेकिन इनमें प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये इनकी अडाप्टेशन जरूर है कि ये थोड़ा सा इस फॉर्म से थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। क्योंकि ये वर्टिकली है तो वाटर करंट के अगेंस्ट खड़े होंगे, अगर ये हॉरिजॉन्टली लेट जाएंगे तो वाटर करंट के अलोंग मूव कर जाएंगे इसीलिए। तो इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी का जो पेडल डिस्क है, और आपको याद होगा हमने कल जो एनिमल पढ़ा था उसमें भी हमने कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक स्पेसिफिक पार्टिकल पढ़ा था जो बैलेंस का काम करता है। तो इनमें भी बैलेंसिंग एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो इनको बैलेंस रखता है। लेकिन जब इन्होंने लोकोमोशन करनी होती है तो ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर खुद को गिराने में हेल्प करता है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो इनर वॉल है, उस इनर वॉल में सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ये खड़े मसल जैसा कि अर्थवर्म में होता है, इनर साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं और आउटर साइड पर सर्कुलर मसल होते हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ। इनर साइड पर जो एंडोडर्मिस है उसके पास जो इनके लेयर्स हैं मसल्स की, वो मसल लेयर्स हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोथ साइड पर। और इनकी जो आउटर लेयर है इस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को जो है कवर करते हैं अपर साइड से हमारे पास सर्कुलर मसल्स। और ये सर्कुलर मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो लेंथन हो जाती है और स्लिम भी हो जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया है। मसल्स एंड हाइड्रो सॉरी मसल्स और हाइड्रो स्केलेटन के अंदर भी यही बताया है और इसकी लोकोमोशन में भी यही बताया है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो आ जाते हैं जी इसकी न्यूट्रिशन में। इसमें लोकोमोशन के अंदर जो लास्ट सेंटेंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने मार्क करना है। सम एनिमल्स हैड गैस बबल विद इन फोल्ड्स ऑफ द पेडल डिस्क एंड फ्लॉट इन वाटर। आपको जैसा कि पता है कि जो एयर है उसकी डेंसिटी बहुत कम है वाटर की निस्बत। आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्लांट्स या हमारे पास जो फाइटोप्लैंक्टन है, फोटोसेंसर की हेल्प से जब वो ऑक्सीजन बनाते हैं तो वो बबल बनाकर सरफेस की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा ही बबल अगर इनको मिल जाए तो वो इस बबल, एयर बबल को अपने पैड्स में छुपा लेते हैं, जो पैडल डिस्क होता है इसमें फोल्ड्स में छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से एयर ट्रैप ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्योंकि इन्होंने ऊपर से उसको कवर कर रखा है लिहाजा वो साइडों से तो जा नहीं सकता। लिहाजा उस एयर बबल की वजह से ये गैस को यूज करते हुए, जैसे हमारी सबमेरीन जो है मूव करती है, ये भी आराम से गैस बबल यूज करके मूव कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, इनवर्टिब्रेट्स और फिश को यूज करते हैं, स्मॉल साइज की जो होती हैं, और इनके जो टेंटिकल्स हैं वो हेल्प करते हैं इनकी फूड हासिल करने के लिए। और जो रेडियल मसल्स और मिजेंट्रीज हैं वो माउथ ओपन करने में हेल्प करते हैं और माउथ रिसीव कर लेते हैं फूड्स। इनकी रिप्रोडक्शन, अब हमारे पास वो कहता है कि इनकी रिप्रोडक्शन अगर हम बडिंग से शुरू करें, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरू करें, तो वो हमें बताना चाह रहा है कि दरअसल इस सी एनीमून के किस रीजन का एक टुकड़ा जो है वो टूट कर अलग हो जाएगा। और वो अलग ऐसे होगा जैसे बड अलग हुआ है और उसके बाद
बाकी तमाम स्ट्रक्चर रीजनरेशन मैकेनिज्म के जरिए दोबारा बना लेगा और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बच जाएगा। और वो कॉलोनी भी बना सकता है और वो इंडिविजुअल भी बना सकता है। पॉलिप, और पॉलिप से मेडूसी, मेडूसी से पॉलिप। लेकिन अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि इन दोनों में जो पॉलिप और मेडूसी है इनमें से डोमिनेंट कौन सा है। अगर हमारे पास दोनों ही इनमें मौजूद हैं या फिर एक फॉर्म थोड़े से वक्त के लिए है, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो अगर इसमें पॉलिप ही फेमस है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि पॉलिप से पॉलिप बनता है, ये सेक्सुअली भी और उससे सेक्सुअली भी पॉलिप बनता है और मेडूसी स्टेज आती ही नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ेगा सिर्फ। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बताते हैं कि ये जो पैड रीजन है, इस रीजन से टुकड़े अलग होकर बिखर जाते हैं, वो बड का काम करते हैं और उनमें ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होने के बाद क्या होते हैं जी, हर पार्ट जो है वो मिसिंग पार्ट को बना देता है रीजनरेशन मैकेनिज्म के जरिए। और पैड से, इस पैडल डिस्क से हिस्से का अलग हो जाना, टुकड़ों का अलग हो जाना, प्रोसेस कहलाता है पैडल, हमारे पास लेसिरेशन, पैडल लेसिरेशन। अब आपने शायद कभी इंग्लिश में टर्म लैक्रिमल पढ़ा हो, इस तरह के टर्म्स। तो लेसिरेशन दरअसल सिनोनियम है इसका ब्रेकडाउन, पैडल टुकड़ों का टूट कर अलग हो जाना। तो इन्होंने मिलते जुलते वर्ड वैसे ही यूज किए। अब आते हैं इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। मोनोशियस भी हैं, डायोशियस भी हैं। इनका मेल और फीमेल मेंबर एक में भी होता है, अलग अलग भी होता है। और अगर हम मोनोएशियस स्पीशी की बात करें, ऐसी स्पीशी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो ऐसे के अंदर जो मेल गैमीट है वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे और जो फीमेल गैमीट्स है वो बाद में मैच्योर होंगे। और जब आप एंटोमोलॉजी में आगे चलेंगे, तो एंटोमोलॉजी में आप लोगों को पता चलेगा कि दरअसल ये भी फेनोमिना है इंसेक्ट्स के अंदर, जिनमें समटाइम मेल पहले मैच्योर हो जाता है, समटाइम फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है। और इनकी कंडीशंस हैं और ये बड़ी ही फेमस हैं, कमीशन के एग्जाम में भी आती हैं और ये एमसीक्यूज में आप लोगों के एग्जाम में भी आएंगे। तो आप एंटोमोलॉजी में वो पूरा कोर्स पढ़ेंगे जिसमें ये सारी टर्म्स आएंगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसमें जब एनिमल्स के अंदर जो मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाएंगे और फीमेल गैमीट बाद में मैच्योर होंगे, इस प्रोसेस को हमारे पास प्रोटेंड्री कहते हैं, प्रोटेंड्री। इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होती, दोनों गैमीट्स को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और वहां से हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। और जब जाइगोट बन जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले जाइगोट की क्लीवेज होती है, मल्टीपल डिवीजन्स के बाद फिर ट्रू माइटोसिस स्टार्ट होती है, जिससे हम जो है ना हमारे पास ब्लास्टुला फॉर्मेशन आ जाती है, फिर गैस्ट्रुलेशन होती है। और ये पूरे मैकेनिज्म है, मोरोला ब्लास्ट्यूला, मोरोला ब्लास्ट्यूला, फिर गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस, और इस तरह जाके पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बनता है। तो यहाँ भी उन्होंने क्लीवेज मेंशन कर दिया। क्लीवेज के नतीजे में फिर उसके बाद ट्रू माइटोसिस होती है, प्लेन्यूला जो है ना लार्वी बन जाता है सिलिएटेड, और वो सेटल डाउन हो जाता है और वो फिर ट्रू एडल्ट बना देता है, जो कि पॉलिप फॉर्म ही है इसकी। इसकी जो डायग्राम पेज 76 पर मेंशन की गई है, इसमें आप अकोंशिया हाईलाइट कर लें, पेडल डिस्क हाईलाइट कर लें, मेसेंट्रियल फिलामेंट हाईलाइट कर लें, मेसेंट्रीज, फेरेंक्स, और माउथ, ओरल डिस्क और ओरल टेंटिकल्स, जो वर्ड मैंने बोले हैं इनको आप लोगों ने हाईलाइट करना है। और इसके बाद हम चलते हैं कोरल्स की तरफ, लेकिन कोरल्स से पहले आपका कोई क्वेश्चन है किसी लाइन में तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ जी, एमन, अलिशबा, रिफर, फातिमा सतार, बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है ना मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मेंशन करेंगे, आपको ना मुकम्मल समझ आ गया। सर आपने बोला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होती है। यस। अब पहले हम ठीक है। देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि इनके गैमीट्स रिलीज कैसे होंगे। अब वो जो बॉडी के अंदर इनकी एंडोडर्मिस के अंदर बने हैं, वहां से कोई एक्सटर्नल ओपनिंग माउथ के अलावा तो है ही नहीं। लेकिन अब जब एक्सटर्नल होनी है तो इसके दो ही मतलब हैं, या तो पानी में बाहर की तरफ, या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वो इन्वायरमेंट है जो बॉडी के अंदर जरूर है, लेकिन है तो आउटर रीजन ही ना, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ही ना। दैट्स वाई हमने टर्म यूज किया कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है। वो फर्टिलाइजेशन गैमीट्स माउथ से बाहर जाके भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी उनकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। लेकिन हमारे पास यहाँ मेन एम क्या है, मेन एम ये है कि ये जो गैमीट हैं वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रिलीज होते हैं, ना कि बॉडी से, स्किन से बाहर चले जाते हैं।
क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं उसमें यही मैकेनिज्म पढ़े हैं, या तो वो स्किन से, एंडोडर्मस से या एक्टोडर्मस से बाहर की तरफ चले जाएंगे, या फिर वो अंदर वस्कुलर कैविटी की तरफ आएंगे, क्योंकि और तो दो ऑप्शन के अलावा तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। जी। जी सर, ठीक है, समझा। अब देखें उन्होंने जो लाइन यूज की है उसमें एक्सटर्नल के साथ साथ उन्होंने विद इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी, और साथ में दरमियान में और यूज कर दिया है। देखें इसकी फोर्थ लाइन में फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और विद इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जी सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? नो सर। हाँ जी, एमन बेटा, क्वेश्चन कोई? नो सर। ओके, रिफर। फातिमा सतार, आप क्लास ले रहे हैं? इकरा अयाज, जी सर। आपको आपका कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। समझ आ गया आपको मुकम्मल? ओके, तो गर्ल्स आगे चलते हैं हम कोरल्स। अब उन्होंने कोरल्स में बिल्कुल कैसे किया है, उन्होंने सिंपल डिस्क्रिप्शन दे दी है, और साथ में वो हमें ये कह रहे हैं कि कोरल्स का जो मेन एम है वो दरअसल एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन है। जो कोरल्स का मेन एम है वो एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन है, और बाकी वो कहता है कि तमाम फीचर्स जो है वो सी एनिमोन्स और बाकी जो मेंबर्स हम रेडियल पढ़ते आ रहे हैं उन जैसे हैं। तो लिहाजा उन्होंने इसको बहुत सिंपल कर दिया है। हालांकि कोरल्स जो है ना 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि अगर एग्जाम में कोरल्स आ गया तो फिर कोरल्स में आपको सी एनिमोन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन एनिमल ऑफ कोरल्स मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने यहाँ लिखा है कि जो स्टोनी कोरल्स हैं, एक तो कोरल रीफ बनाते हैं, दूसरा सिमिलर टू सी एनीमोन है। गर्ल्स आप लोगों को ये लाइन मिल गई है कोरल्स में, फर्स्ट लाइन में पढ़ रहे हैं हम। यस सर। अब साथ में ये जी कहा सर। जा रहा है कि इनकी जो लाइनिंग है माउथ के साथ वो सीलिया नहीं है इनमें, तो लिहाजा दे लैक्स स्फोनोग्लिफ, लेकिन आगे चल के वो कहीं बताएगा हमें कि इनमें कहीं कहीं एक बार जो है ना वो स्फोनोग्लिफ हमें मिल भी जाता है। और साथ में कहा जा रहा है कप लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन, कप लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन। गर्ल्स पेज 77 पर डायग्राम के अंदर आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट लेबल किया गया है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जहां लेबल किया गया है आप देखें तरह लेदरी कवरिंग नजर आ रही है। गर्ल्स लेदरी कवरिंग, ये बिल्कुल ऐसा है जो इसको एक्सोस्केलेटन बना देता है बाहर से। यानी सी एनिमोन पूरा एनिमल, लेकिन इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो स्किन होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट को यूटिलाइज करके रिलीज करके हार्ड एक्सोस्केलेटन बना देती है, और जब इनके एनिमल को खतरा होता है ये उस स्टोन के अंदर छुप जाते हैं। जैसा कि हमारे पास टर्टॉयस, वो अपने शेल में घुस जाता है अगर उन्हें कहीं से खतरा हो, अपने लिम्स और हेड को अंदर छुपा लेता है, और इतना स्टोन वो जो है ना हार्ड होता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो बिल्कुल इनमें भी ऐसा ही है। एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं जी, एक्सोस्केलेटन को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और अराउंड द बेस एंड लोअर पोर्शन ऑफ द कॉलम, और थ्रेट एंड पॉलिप रिट्रैक्ट बॉडी इनटू द प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन। वो कहता है कि जब इनकी बॉडी को खतरा होता है ये अपनी बॉडी को अंदर की तरफ खींच लेते हैं और स्टोन के अंदर प्रोटेक्ट कर लेते हैं खुद को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलर है सी एनिमोन की तरह, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग प्रोड्यूसर्स हैं, अदर मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। तो सेम है, रिप्रोडक्शन सेम है सी एनिमोन में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम थोड़ा डिफरेंस देखने जा रहे हैं, वो क्या डिफरेंसेस है। अब वो कह रहे हैं कि सी एनिमोन से हटकर जो चीजें हैं वो देखते हैं हम कोरल्स में। अगर एग्जाम में कोरल आ जाएगा तो आप लिखेंगे कोरल ही, और इसका जो मेंबर उन्होंने यहाँ लिखा है उन्होंने इसका नाम नहीं लिखा, बस कोरल खुद ही एक एनिमल है, तो डायग्राम सी एनिमोन की ही बनाएंगे, लेकिन साथ में हम एक्सोस्केलेटन शो कर देंगे। अब हम देखते हैं जी इनमें जो है वो कलरफुल ऑक्टा
कोरोलियन कोरल्स कॉमन इन वार्म वाटर। अब वो कैटेगरी बना रहा है कोरल्स की। ऑक्टा कोरोलियन कोरल्स वार्म वाटर में कलरफुल है ये। इनमें क्या होते हैं जी, 8 स्पाइनेट फीदर लाइक टेंटिकल्स होते हैं, इनमें फीदर लाइक टेंटिकल्स होते हैं। गर्ल्स डायग्राम पेज 77 पर इनके टेंटिकल्स देखें जरा। अब इनकी क्योंकि थोड़ी वेट से ज्यादा है, दैट्स वाई इन्हें हम कह रहे हैं ये फीदर लाइक है, परों की तरह है, और ये कलर्ड भी हैं। इनके अंदर जो है बॉडी के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में 8 मेसेंट्रीज हैं। सी एनिमून में हमने स्पेसिफिक नहीं किया था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक कर रहे हैं। 8 मेसेंट्रीज हैं और 1 सिफोनोग्लिफ है। सीलिया, वॉल विद सीलिया, बॉडी वॉल विद सीलिया नियर द माउथ। हालांकि ऊपर हमने पढ़ा कि इनमें नहीं है, लेकिन अब यहाँ लिख रहे हैं कि एक है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि आगे चल कहीं बताएगा कि एक आधा है कहीं ना कहीं। और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, दैट्स वाई जब ये डेड हो जाते हैं तो स्टोन कलेक्ट होकर पूरा का पूरा एक पहाड़ी बना देते हैं। और मेसेनकाइम सेल्स सिक्रीट करते हैं इंटरनल स्केलेटन ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट्स। और इनमें जो मेसेनकाइम सेल्स होते हैं बिटवीन द एंडोडर्मिस और एक्टोडर्म, वो सिक्रीट करते हैं इंटरनल स्केलेटन ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगर ये इन्हें बॉडी के गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर या फिर बॉडी वॉल के अंदर खुद को प्रोटेक्ट या हार्ड करने के लिए अगर कोई स्केलेटन बनाना चाहे, जैसे स्पॉन्जेस में है, तो ये भी प्रोटीन का एंडोस्केलेटन बनाते हैं। और अब इनकी एग्जांपल्स बता रही है, बहुत अच्छा है। सी फैंस, सी पेन्स, सी हिप्स, रेड कोरल्स, ऑरेंज पाइप कोरल्स और मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये कोरल्स की डिस्क्रिप्शन थी जो काफी इजी है, ये बिल्कुल भी हमारे लिए मुश्किल नहीं हुआ। अब आ जाते हैं हम स्टेनोफोरा। अब आप लोग कभी अपने गूगल पर सर्च करें कि फाइलम्स ऑफ एनिमल्स कितने हैं, तो वो 29 प्लस बताता है। लेकिन फिर हम कहते हैं कि इसके डिवीजन करें तो वो कहते हैं कुछ फाइलम मेजर है, कुछ माइनर है। माइनर वो हैं जो जिन्हें पढ़ना इतना लाजमी नहीं है, मेजर वो हैं जिन्हें लाजमी है। दैट्स वाई एफएससी और लोअर क्लासेस में जितने भी हम फाइलम पढ़ते आ रहे हैं उनमें नाइडेरियंस के पास डायरेक्ट हम प्लेटी पर चलते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने हमारे पास प्लेटी एल्मंथीस यानी एस्केल्मंथीस और नाइडेरियन सिलेंट्रेटा के दरमियान में डाल दिया स्टेनोफोरा। जरा हम देखते हैं कि उन्हें उन्होंने हमें यहाँ क्यों जो है ना इंगेज किया है स्टेनोफोरा को, क्योंकि जो कमीशन का एग्जाम होता है आप लोगों की जॉब के लिए, उसमें स्टेनोफोरा से एक एमसीक्यू आता है। अब हम ये स्टेनोफोरा फाइलम जो कि 2 पेजेस का है, हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे एग्जाम में अगर इससे मुतल्लिक कोई एमसीक्यू आए हम वो भी कवर कर लें, और बाद में जॉब टेस्ट देने में जो कोई एमसीक्यू आए तो हम वो भी कवर करें। तो फर्क क्या है आपको पता है, रेडियल सिमेट्री में सिर्फ नाइडेरियन सिलेंट्रेटा है। लेकिन आज हमें पता चलेगा कि माइनर फाइलम का जो स्टेनोफोरा है वो भी इनका मेंबर है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, नाइडेरियंस की सिंगल ओपनिंग है ओनली, जो है वो ऑर्बोरियल माउथ ओपनिंग है, लेकिन इनका ऑर्बोरियल भी है, एबोरियल भी है। यानी इनका माउथ भी है, इनका एनस ओपनिंग भी है, जो कि बहुत स्मॉल है लेकिन है। तो जो मेंबर्स है एनिमल्स है फाइलम स्टेनोफोरा को, उन्हें सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलियस कहते हैं। 90 डिस्क्राइब स्पीशीज है इनकी, सबके सब मैरीन है और स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, इनमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। फ्लैटेंड और इलोंगेटेड भी होते हैं। और साथ में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही जो हेडेरियंस की हैं। आगे चल के हम डिफरेंसेस देखेंगे, अभी तक तो सेम है। डिप्लोब्लास्टिक भी है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है, बाइरेडियल भी है, और इनमें मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है। नर्वस सिस्टम नर्व नेट बनाता है, सिमिलर है बिल्कुल। अब इनमें क्या चीज जो है वो थोड़ी सी न्यू है, वो है कोलोब्लास्ट, एडहेसिव स्ट्रक्चर कोलोब्लास्ट। ये अटैचमेंट के लिए जो अपने पैड्स या सरफेस पर स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जो लोअर साइड पर होते हैं, उन्हें कोलोब्लास्ट कहते हैं। और इनमें जो है वो 8 रोज या सिलरी बैंड्स होते हैं जिन्हें हम कॉम्ब कहते हैं, यूज फॉर लोकोमोशन। और ये उन रोज को, सिलरी स्ट्रक्चर्स को जो इनकी बेस पर मौजूद होते हैं, उसको एज ए लोकोमोशन यूज करते हैं। अब हम कॉम्ब को देखते हैं, गर्ल्स पेज 78 पर हमारे पास कॉम्ब हाईलाइट किया गया है, इसको आप देखें, इसको हाईलाइट करें कॉम्ब को। अब ये कॉम्ब्रो कैसा है, कब आपने जो है वो बिल्कुल देखा है हमारा स्पाइडर्स, उनकी जो लेग्स होती है वो भी इस तरह की होती हैं।
और आपने शायद जो है वो हैरी पॉटर और स्पाइडरमैन की कुछ सीरीज देखी हो। उसमें जो एक विलन है वो भी जो मेटल्स के बने अपने विग्स बना लेता है और अपने लिम्स बना लेता है, तो ये बिल्कुल उस जैसे हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो है ये हमारे लिए क्या करते हैं जी, इन ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट करवाते हैं। और ये 8 रोज ऑक्सिलरी बैंड्स कार्ड कॉम रोज होते हैं। ये हमारी जो है ना बुक में शायद हमें 4 नजर आ रहे हो, लेकिन कलेक्टिवली ये टोटल 8 है। क्लासिफिकेशन इनकी 2 क्लासेस हैं। इनमें जो है ना हम दोनों क्लासेस की वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के नेम पढ़ लेंगे, लेकिन हम वजाहत एक ही करेंगे, जो टेंटिक्यूलेटा है जिसमें टेंटिकल्स हैं। स्टेनोफोरा की 2 क्लासेस हैं। टेंटिक्यूलेटा जिनमें टेंटिकल्स होते हैं, और इनकी एग्जांपल है जी प्लूरोब्रैंकिया, इनका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स है। और सेकंड है क्लास न्यूडा, इनमें टेंटिकल्स नहीं होते, फ्लैटेड बॉडी होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इनमें। और इनकी एग्जांपल है पेरोई। इसकी प्रोनाउंसिएशन गौर से सुनते हैं, पेरोई। तो आप सबको ये वर्ड बोलना आना चाहिए, पेरोई। इवन आप उर्दू में से लिख लें ताकि आपको ये याद रहे इसकी प्रोनाउंसिएशन। अब आते हैं जी डायग्राम पेज 78 पर। नीचे जो हमारे पास प्लूरो ब्रेंशिया लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्लास जो हमारे पास टेंटिक्यूलेटा है उसका मेंबर है। हम सिर्फ ये एक मेंबर पढ़ने जा रहे हैं। डायग्राम देखते हैं जी, इसी की डायग्राम है, और डायग्राम में नीचे मेंशन भी किया गया है फाइलम स्टेनोफोरा, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लूरोब्रैंकिया स्पीशी। और इसमें कोलोब्लास्ट भी मेंशन किया गया, और ठीक है कोलोब्लास्ट भी उन्होंने कंप्लीट फर्दर जो है वो डायग्राम सी बना के भी मेंशन किया उन्होंने। ये जो है ना क्लोरोब्लास्ट इसके एडहेसिव सेल्स होते हैं जो अटैचमेंट के लिए रोल प्ले करते हैं। डायग्राम देखते हैं जी। हमारे पास माउथ, सब स्टूडेंट डायग्राम बी में देखें माउथ। और इसी में अपर साइड पर जहाँ स्टेटोसिस लिखा हुआ है वहां एनल पोर भी लिखा हुआ है। और अभी हमने पढ़ा है, शायद वो इसमें फर्दर बताएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो उसने नहीं बताया इसकी 2 ओपनिंग्स है, लेकिन यहाँ बताएगा इसकी 2 ओपनिंग। तो अब माउथ लोअर साइड पर क्यों है आपको पता है? मेरीन के अंदर ये इन्वर्टेड ऑर्गेनिज्म है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को अगर हम सीधा करके रखें तो हमारी नजर में वो उल्टी है, लेकिन अगर हम उसे उल्टा कर दें तो हमारी नजर में वो सीधी है। और वो ऐसी ही सीधी फॉर्म में हमें बारिश से प्रोटेक्ट करेगी। लिहाजा ये इन्वर्टेड एनिमल है। रेडियल सिमेट्री में जेलीफिश की तरह इन्वर्टेड ऑर्गेनिज्म ही सीधा ऑर्गेनिज्म होता है। जब वो नीचे की तरफ है तो उसकी वेंट्रल साइड पे उसका माउथ होगा, दैट्स व्हाई माउथ इज बिलो। और इसका एनल पोर अपर साइड पर है। और ये क्योंकि हाइड्रा टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, हाइड्रा में अपर साइड पर होता है, और सी एंड मून में अपर साइड पर माउथ जो है ना इनका माउथ होता है, लेकिन जेलीफिश स्ट्रक्चर में लोअर साइड पर होता है, तो इनका भी लोअर साइड पर है। तो जो है ना यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है कि किस पोजीशन पर